नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो रिसेंटली अर्जेंटीना में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो विजिट किया है उसको लेके अर्जेंटीनियन मीडिया और अर्जेंटीनियन लोगों का क्या रिएक्शन है, इस वीडियो में खास आपको जानने को मिलेगा। बहुत सारे की एस्पेक्ट्स और डील्स साइन करने की बात की गई है। उसमें से एक है रेयर अर्थ मिनरल्स जो है, खास करके लिथियम। उसको लेके इंडिया काफ़ी होपफुल है कि कुछ हो सकता है, बट एक्सपेक्टेशंस राइट सेट करना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या हमें मिल सकता है और क्या क्या नहीं मिल सकता है। बहुत सारे अर्जेंटीनियन लोगों का बहुत सारे होप्स मैं देख रहा हूँ कि इंडिया आने से उनको जॉब मिलेगी, उनको बहुत सारे इकोनॉमिकल हेल्प मिलेगा। बट इंडिया मेक श्योर करना पड़ेगा इंडिया को कि कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अपने हक में ले पाए। यही चीज़ अमेरिका बहुत अच्छे से करता है। अगर अमेरिका किसी को कुछ एक पैसा भी दे रहा है तो उसके लिए अमेरिका पैसा वापस तो नहीं मांगता है, लेकिन ऐसे स्ट्रेटेजिक गिफ्ट्स जो है वो उस देश से मांग लेता है जिससे उसका फ़ायदा जो है डबल ट्रिपल हो जाता है। लेकिन इंडिया बहुत बार ये चीज़ में चूक जाता है। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश को इतना हेल्प किया, बदले में ये तो बोल ही सकते कि चिकन नेक के आसपास जो है उस हेल्प के बदले कुछ ज़मीन हमें दे दो ताकि हमारा सिक्योरिटी जो है बना रहे। बस देते गए बांग्लादेश को, कुछ लिया नहीं रिटर्न में, अपने सिक्योरिटी के बारे में सोचा नहीं। तो यही चीज़ इंडिया को सीखना चाहिए अपने मिस्टेक से। और कुछ अगर दे रहा है, इतने सारे चीज़ अर्जेंटीनियन लोगों की होप है जो इंडिया दे सकता है, वहाँ पे उसके बदले हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि यूएन में जो अर्जेंटीना का स्टैंस है, चलो दूसरे देश आए ना आए, बट इंडिया को एक परमानेंट सीट मिलना चाहिए। उसके लिए अर्जेंटीनियन लोग और अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट जो है इंडिया के लिए वोट करे, वो इंश्योर करना ही पड़ेगा कुछ देने से पहले। बट एनीवेज, चलिए पहले वीडियो और लोगों का रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। नरेंद्र मोदी, el primer ministro de la India, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिपब्लिक ऑफ अर्जेंटीना पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें उसी समय की हैं जब वे अर्जेंटीना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिनिस्ट्रो पिस्तारिनी पर पहुंचे। वे शुक्रवार देर रात वहां पहुंचे थे। उन्होंने खुद एक्स ट्विटर पर इसकी जानकारी दी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिले का जिक्र करते हुए लिखा कि दोनों की मुलाकात शनिवार दोपहर होगी, इससे पहले कि राष्ट्रपति मिले चाको के एक ईसाई सम्मेलन में भाग लेने के लिए रवाना हो। मोदी ने पोस्ट में लिखा, मैं द्विपक्षीय दौरे के लिए ब्यूनस आयर्स पहुंचा हूं, जिसका उद्देश्य अर्जेंटीना के साथ रिश्तों को मजबूत करना है। उन्होंने ये भी कहा कि वे राष्ट्रपति जेवियर मिले से मिलने और उनसे डिटेल्ड वे में बातचीत करने को लेकर उत्साहित हैं। यह 5 जुलाई की बैठक दोनों नेताओं के बीच अर्जेंटीना में होने वाली पहली फॉर्मल बायलैटरल मीटिंग होगी। Desde 1968 no se daba un encuentro cuando इस संदर्भ में 1968 के बाद पहली बार भारत और अर्जेंटीना के टॉप लीडर्स के बीच ऐसी मुलाकात हो रही है। तब इंदिरा गांधी को अर्जेंटीना के फॉर्मर प्रेसिडेंट जुआन कार्लोस ओंगानिया ने आमंत्रित किया था। तभी से आज की बैठक को एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में देखा जा रहा है। en Buenos Aires. Buen día, Gonzalo Báñez con información internacional. ¿Qué haces, Gonza? ¿Cómo andás, Santi? अभी कुछ ही मिनट पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कासा रोसादा अर्जेंटीना का राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं, जहां उनकी मुलाकात जेवियर मिले से होनी है। 57 सालों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री अर्जेंटीना आया है। Primer ministro indio. हालांकि नरेंद्र मोदी का यह दौरा बहुत छोटा है। आज दोपहर के बाद वे ब्राजील रवाना हो जाएंगे, जहां ब्रिक्स देशों की बैठक होनी है। अभी वे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिले से द्विपक्षीय बैठक कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से लिथियम पर बातचीत हो रही है। भारत हाल के वर्षों में लिथियम के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास करने वाला देश बना है। Con Javier Milei, con el foco puesto en el litio, sobre todo la. साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी चर्चा हो रही है। अर्जेंटीना भारत को एग्रीकल्चर से जुड़े कई प्रोडक्ट्स बेचता है और व्यापार में अर्जेंटीना को मुनाफा भी हो रहा है। इसलिए यह दौरा अर्जेंटीना के लिए काफी अहम माना जा रहा है।
और साथ ही दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश के प्रधानमंत्री के साथ संबंधों को मजबूत करने का एक मौका भी है। del país más populoso del mundo. Recordemos la India. याद दिला दें कि भारत अब जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ चुका है। एक बार फिर से बता दूं कि अभी कुछ ही देर पहले नरेंद्र मोदी कासा रोसादा पहुंचे हैं। Modi entonces a la Casa Rosada. El primer ministro de la India, Narendra Modi, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना की ऑफिशियल यात्रा की शुरुआत की है, जिसका मकसद द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना है। उनका दिन अर्जेंटीना के स्वतंत्रता सेनानी जनरल होसे द सैन मार्टिन को श्रद्धांजलि देने से शुरू हुआ। उन्होंने उनके नाम पर बनी एक प्लाजा में जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद वे कासा रोसादा पहुंचे, जहां उन्होंने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिले से मुलाकात की। La reunión entre ambos mandatarios se llevó a यह cabo. बैठक अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के केंद्र में स्थित सरकार की मुख्य इमारत में हुई। दोनों नेताओं ने मीडिया के सामने ऑफिशियल ग्रीटिंग्स किया और फिर निजी बैठक में हिस्सा लिया, जिसका केंद्र बिंदु व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाना था। फिलहाल भारत अर्जेंटीना के लिए एक बड़ा निर्यात बाजार है, खास तौर पर वनस्पति तेलों के लिए। इस क्षेत्र में भारत अर्जेंटीना का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दूसरी ओर अर्जेंटीना भारत से टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर्स में सामान मंगाता है। हालांकि पिछले साल इनका इंपोर्ट थोड़ा घटा है। यह यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि पिछले 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय सरकारी यात्रा है। Tiene un carácter histórico, ya que es la primera que realiza un jefe de gobierno. व्यापार से अलग भारत इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करना चाहता है। इसके तहत डिफेंस कोऑपरेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीमेडिसिन और अन्य साइंटिफिक सेक्टर्स में साझेदारी की बात की जा रही है। साथ ही भारत मेर्कोश्योर, दक्षिण अमेरिका के व्यापारिक समूह के साथ 2009 से चल रहे व्यापारिक समझौते को और मजबूत बनाने की भी कोशिश कर रहा है, जिससे आने वाले समय में दोनों पक्षों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। 2009, lo que podría abrir nuevas oportunidades económicas para ambos bloques en el futuro cercano. कमेंट्स में फर्नांडो फेंटेस ने लिखा है कि महान भारत और महान अर्जेंटीना की जय हो। उसके बाद नॉर्मा मोलिना ने लिखा है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आखिर मिलेई ने कर दिखाया कल्चरल और इकोनॉमिक एक्सचेंज, शाबाश। उसके बाद स्टुआर्डो ने लिखा है भारत फार्मास्यूटिकल्स, सॉफ्टवेयर और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में एक पावर हाउस है। अच्छा है कि साउथ अमेरिका सबकॉन्टिनेंट के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। हम उन्हें कच्चा माल एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वे हमें तैयार प्रोडक्ट दे सकते हैं। इसके अलावा कई लैटिन अमेरिकी कंपनियां सस्ती मजदूरी के कारण भारत में रिलोकेट हो सकती हैं। उसके बाद पिनको 5857 ने लिखा है कि हम ब्रिक्स में कब शामिल हो रहे हैं। हमें बड़े देश जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका बैन के साथ होना चाहिए। उसके बाद कार्लोस अल्बर्टो पलेर्मो ने लिखा है मिलेई को भारतीय प्रधानमंत्री से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है क्योंकि वे एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। उसके बाद एल्फुमिगडोर्स ने लिखा है कि कितना विरोधाभासी है, जातिवाद विरोधी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति उस देश के राष्ट्रपति से मिलते हैं जिसे हजारों सालों से ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था ने चलाया है। इसके जवाब में मैंने लिखा है कि एक और व्हाइट वॉश्ड व्यक्ति जिसकी सोच पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के बनाए नैरेटिव से प्रभावित है। असल में कास्ट शब्द ही पुर्तगाली शब्द कास्टा से शुरू हुआ था करीब 1500 ईस्वी में। इसके बाद 1600 के आसपास ब्रिटिशों ने इसे चोरी कर अपने कॉलोनीज में लोगों को बांटने के लिए इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। जहां पहले का भारत था वहां लोगों को उनके काम के आधार पर पहचाना जाता था, न कि कास्ट से। इसी वजह से ब्रिटिशों के लिए यह और आसान हो गया कि लोगों को कास्ट के नाम पर बांटा जाए। तभी से भारत और बाकी देशों में जातिवाद जैसी चीज का प्रचार शुरू हुआ और इसका सबसे बड़ा शिकार बना भारत। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में कभी भेदभाव नहीं हुआ है और होता भी रहा है, पर मेरा कहना बस इतना है कि ब्रिटिशर्स ने भारतीयों की एकता को तोड़ने के लिए इस सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया और हमें आपस में बांट दिया। उन्होंने अपनी बांटने की रणनीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल, और उसका नतीजा क्या हुआ? 200 साल की गुलामी। और आज भी जो देश के अंदर बेवजह की चीजों को लेकर लड़ाइयां हो रही हैं वो हमें फिर से अंदर से कमजोर कर रही हैं और बाहर की ताकतों को फिर से भारत को बांटने का मौका दे रही है। हमें एक साथ होना होगा, तभी देश विकसित हो सकेगा। तो बी यूनाइटेड, बी स्ट्रांग। उसके बाद एलन ब्रेटोदेल ने लिखा है कि उसे यह जरूर बताओ कि भारत ब्रिक्स का सदस्य है। उसके बाद होमरो थॉमसन लिबरल ने लिखा है धन्यवाद इंडिया।
उसके बाद वेंसिडोर कॉन्क्रिस्टो ने लिखा है कि ईश्वर भारत और अर्जेंटीना को आशीर्वाद दे। उसके बाद ऑसवाल्डो गार्सिया ने लिखा है कि धन्यवाद भारत, अर्जेंटीना से मैं आशा करता हूं कि हमारी दोस्ती और गहरी हो। उसके बाद जैक स्टेलर ने लिखा है कि भारतीयों के जहां कदम पड़ते हैं वहां धन बरसना शुरू हो जाता है। इसी रिप्लाई में लिखा है कि सही कहा है, भारतीय जहां भी जाते हैं अपने साथ एक अच्छी छवि लेकर जाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या अफ्रीका। जहां भी गए हैं वहां की समाज और लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही किया है। अगर वहां बिजनेस शुरू किया तो लोकल लोगों को नौकरी दी, और अगर खुद नौकरी की तो जिस कंपनी में काम किया वहां अपनी पूरी मेहनत, ईमानदारी और समझदारी से योगदान दिया। इसी मेहनत, स्मार्ट वर्क और लगन की वजह से आज बहुत से भारतीय बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ या सीएफओ बने हुए हैं। पैसा तो आज है, कल नहीं भी हो सकता, पर असली ताकत है ज्ञान। और भारतीयों की यही खास बात है कि वो अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटते हैं, और अगर किसी को आर्थिक मदद की जरूरत भी पड़ी तो उसमें भी पीछे नहीं हटते। धन्यवाद। उसके बाद हाईवे कॉन्ट्रैक्टिंग ने लिखा है कि दोनों देशों को बधाई हो। उसके बाद कार्लोस अल्फ्रेडो ज़ाल्दीवार ने लिखा है कि भारत अर्जेंटीना के विकास के लिए बेहद जरूरी है। उसके बाद लिटरेचर एंड अदर आर्ट्स ने लिखा है भारत लव अर्जेंटीना। उसके बाद विली सेंचुरियन ने लिखा है कि बहुत अच्छे संबंध हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार एक गंभीर और जिम्मेदार सरकार है। उसके बाद शिव ने लिखा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उसके बाद रोहित परिडा ने लिखा है कि चलो अब कुछ सीरियस बिजनेस करें और वो चीजें आपस में बांटें जिनकी हमें जरूरत है, अपने लोगों के लिए जिन्हें हम प्यार करते हैं। दोनों देशों को बधाई। उसके बाद सिडकन ने लिखा है कि ब्रिक्स धीरे धीरे एक सक्सेसफुल ग्रुप बन रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सबसे पहले ब्रिक्स देशों के नागरिकों को एक दूसरे के देशों में आसानी से यात्रा करने की सुविधा मिलनी चाहिए, ताकि लोग आपस में जुड़ सकें, सीख सकें और स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकें, ठीक यूरोपियन यूनियन की तरह। यही सबसे जरूरी है। उसके बाद फ्री ट्रेड, करेंसी की बात आनी चाहिए। उसके बाद लोमाश बाइनेट ने लिखा है कि भारत और अर्जेंटीना के संबंध एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। आने वाले वर्षों में यह और मजबूत होंगे। दोनों देशों को बिजनेस का एक्सचेंज और लोगों से लोगों का संपर्क बढ़ाना चाहिए। उसके बाद सुनील कुमार पाटनायक ने लिखा है कि भारत अर्जेंटीना को जरूरी इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट्स उपलब्ध करा सकता है या एक्सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद जॉर्गे बेरुत्ती ने लिखा है कि भारत उन देशों में से एक है जहां खुद देश के भीतर ही बहुत गरीब लोग रहते हैं। भारत पर अमीर लोग शासन करते हैं, जो इसकी 140 करोड़ आबादी में सिर्फ 5% हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। अगर भारतीय सरकार अपने देश के गरीबों की समस्याएं हल नहीं कर पा रही है तो वो हमारे देश की मदद कैसे कर सकती है। इसे रिप्लाई में लिखा है, जो आपने लिखा है वो अब की भारत की रियल तस्वीर नहीं दिखाता। हाँ, भारत में कभी बहुत बड़ी आबादी गरीबी में थी, लेकिन अब हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, और ये बदलाव सिर्फ बातें नहीं बल्कि ठोस आंकड़ों से साबित होता है। वर्ल्ड बैंक की हाल की रिपोर्ट बताती है कि भारत ने पिछले 10 वर्षों में 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है। 2011 से 12 में जहां गरीबी दर 22.5% थी, वहीं 2022 से 23 में यह गिरकर सिर्फ 5% हो गई, 3.9% रह गई है। ग्रामीण इलाकों में गरीबी 18.4% से घटकर 2.8% और शहरी इलाकों में 10.7% से घटकर 1.1% रह गई है। सरकार की योजनाओं ने इसमें बड़ा रोल निभाया है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेजी से तीसरे नंबर की ओर बढ़ रहा है। भारत अब स्टार्टअप्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, फार्मा, स्पेस मिशन और एआई जैसे सेक्टर्स में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारत सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं सोच रहा, वो अब एक वैश्विक भागीदार बनकर उभरा है। चाहे वैक्सीन डिप्लोमेसी हो, डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन की मदद हो या ग्लोबल साउथ की आवाज उठाना, भारत ने दिखा दिया कि वो दूसरों की मदद कर सकता है। तो हाँ, भारत में गरीबी बड़ी समस्या थी, लेकिन आज भारत उस समस्या को पीछे छोड़कर दुनिया को दिखा रहा है कि कैसे डेमोक्रेसी, प्लानिंग और डेडिकेशन से एक देश अपनी 140 करोड़ की आबादी को ऊपर उठा सकता है। और जो देश खुद 17 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल सकता है, वो औरों की मदद भी कर सकता है, आत्मनिर्भर बनकर और सहयोग देकर। तो आप चिंता न करें, जिस तरह हमने दूसरे देशों की मदद की है, उसी तरह हम अर्जेंटीना की भी मदद कर सकते हैं। हैव पेशेंस, प्रोग्रेस इज ऑन द वे। आखिर में स्टीवनसन रेनेलूड ने लिखा है कि सालूट इंडिया। ये चीज मैं हमेशा सुनता रहता हूं, बस फॉरेनर्स का एक ही कहना है, 5% लोग अमीर है, 5% लोग ये है, बाकी परसेंट जो है गरीब है। पहली बात तो ये एक मिथ है, क्योंकि मिडिल क्लास नाम का भी कोई चीज़ होता है।
तो ज़रूरी नहीं कि अंबानी रिच हुआ तो फिर बाकी सारे पुअर ही होंगे। इनफैक्ट अंबानी के लेवल के भी बहुत सारे लोग हैं, टाटा हो, फिर बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक दो लोग ही बस रिच है और बाकी कोई है नहीं। और बाकी जो परसेंटेज रिच नहीं है या फिर सक्सेसफुल नहीं है, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं करा पाया और अंबानी को देख के जलता है, अंबानी इतना वेडिंग में इतना खर्चा किया वो देख के जलते हैं। तो मैं बता दूं कि इनमें से एक मेजर पोर्शन जो है ना, वो खुद के रीज़न के वजह से, खुद के सोच के वजह से गरीब है। एक तो सोचेंगे कि हमेशा किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना है कि हाँ मुझे कौन नौकरी देगा, उसके बाद मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, क्या मिलेगी। तो वो अगर मेंटलिटी ही तुम्हारा ऐसा है तो फिर गरीब होने के फिर कंप्लेन मत करो। और जब मैं मेंटलिटी की बात करता हूं तो मैं सिर्फ एम्प्लॉय माइंडसेट की बात नहीं कर रहा हूं। चलो एम्प्लॉय तो हमेशा मत एक वाइटल स्तंभ है बोल सकते हैं इकोनॉमी का। हर कोई तो एक बिजनेस ओनर नहीं हो सकता, एम्प्लॉय भी होता है। इनफैक्ट बहुत सारे बिजनेस ओनर भी शुरू के स्टेज में एम्प्लॉय ही रहते हैं, वहाँ से काम सीखता है, फिर धीरे धीरे जो वो इनोवेट करने लगते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन जिसका मेंटलिटी ये है कि हमें बस वही काम करना है, कुछ इनोवेशन नहीं करना है, बस जो हमें बॉस बोलेगा वही करेंगे, एक फिक्स सैलरी मिलेगा और बस वही डे टू डे लाइफ जो है, रिस्क नहीं लेना है, कुछ नया करने की कोशिश नहीं करना है और फिर गरीब होके फिर अंबानी को गाली देना है। ये लोग ज़्यादातर जो होते हैं ना, मतलब निठल्ले होते हैं और दूसरे से जलने वाले होते हैं, जो खुद के एफर्ट से आज से 20 साल पहले फिर भी मैं सोच सकता था, लेकिन आज इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है कि अगर आप में कुछ करने की काबिलियत है तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, एक अच्छे जो अब सोचे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो बहुत सारे लोगों के पास है ही नहीं। आज चाइना कितने सारे इक्विपमेंट्स जो है इन्वेंट कर रहा है क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इतना ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी एक बेल्ट लिया था मैंने, जो कि मेरा पोस्चर जो है सीधा रखे, क्योंकि मैं कंप्यूटर के सामने काम करता हूँ, फिर अलग अलग जगह पे भी काम करता हूँ, तो मेरा पोस्चर सीधा रखने के लिए एक बेल्ट है। वो भी एक इनोवेशन है, बट वो प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई करना कि हाँ इंसान के लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है और फिर उसके हिसाब से इतने सारे सामान इनोवेट कर सकते हैं हम, क्योंकि लोगों की लाइफ की प्रॉब्लम्स की मतलब कोई लिमिट ही नहीं है और इसके लिए इक्विपमेंट्स हम अनलिमिटेड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। बस हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। लोग बस पढ़ते रहते हैं, 12th तक साइंस लिया, उसके बाद इंजीनियरिंग किया, एप्लीकेशन ज़ीरो है। चाहे आप एक जितना भी पढ़े, अगर आपने 50% भी नॉलेज गेन किया और उसमें से 30% को अप्लाई किया तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। जबकि बहुत सारे पढ़ाकू जो लोग हैं जो कि 100% नॉलेज तो गेन कर लेते हैं, किताबी नॉलेज, लेकिन उसको अप्लाई करने की जो है क्षमता नहीं है उनमें, वो फिर पीछे ही रह जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स और नेसेसिटीज़ अनगिनत है और उसके हिसाब से आप कुछ इनोवेट करते हैं, अगर कोई भी छोटा सा इक्विपमेंट, तो उसको चलो पहले के ज़माने में जैसा होता था कि अगर आपको सब कुछ फिजिकली करना है, आपको एक स्टोर बनाना है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, या फिर आपको एक फैक्ट्री बनाना है, उसके लिए बहुत सारे परमिशंस, लाइसेंस, फिर चंदाबाजी का भी प्रॉब्लम आता है इवन बहुत सारे जगह में। बट आज जब ऑनलाइन में इतने सारे फैसिलिटीज़ आ गए हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप इनोवेट करते हैं, अगर मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो आप एक मास ऑडियंस तक पहुंच सकता है वो चीज़। और अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो जो रिव्यूज़ आएंगे, वो रिव्यूज़ देख के वो सेल्स आता जाएगा। उसके बाद अब बड़े कुछ करने की सोच सकते हैं या फिर ऑनलाइन चीज़ को ही और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो आप वो सोशल मीडिया के जरिए इमीडिएटली आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपका टैलेंट सच में कुछ अच्छा चीज़ हुआ तो वो लोगों के वो चीज़ आजकल सोशल मीडिया खुद वायरल कर देता है, जो एक वॉच टाइम और क्लिकेबिलिटी ये सब देख के वो चीज़ सोशल मीडिया खुद वायरल करता है। तो आजकल ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ इतने सारे हैं, तो अगर आप चाहे, अगर आपको सिर्फ बैठ के अंबानी और उसको गाली देना है तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए, अपना कुछ इनोवेट करें, और अगर आप इनोवेट भी नहीं कर सकते हैं तो आप सिंपली ऐसा कोई प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत सारे जगह पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा सामान जो है लोगों के किस जगह के लोगों को काम आ सकता है, क्योंकि हर एक जगह की अपनी भाषा, परंपरा, लोग अलग अलग लाइफस्टाइल्स है और उसके हिसाब से जो उनकी लाइफ नेसेसिटीज़ है वो भी थोड़ा अलग होते हैं। तो एक जगह का प्रोडक्ट आप दूसरी जगह पे बेचना, वो कितने मतलब इतने सारे ऑप्शंस है। अगर आप एक एम्प्लॉय भी है, आपको एक फिक्स सैलरी भी मिल रही है, तो भी आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की ट्राई करते रहना चाहिए। इंसान आई है, सोचिए कि भगवान ने इंसान को भेजा ही है नए नए चीज़ इनोवेट करने के लिए। अगर आपका मेंटेलिटी वही है कि मुझे बस एक ही काम करना है, बस सैलरी लेके एक स्टेबल लाइफ जीना है,
तो फिर आप कंप्लेन मत कीजिए, क्योंकि अंबानी अगर खर्चा कर रहा है या फिर कोई भी बिजनेसमैन अगर खर्चा करता है, मतलब है उसने लाइफ में बहुत सारे रिस्क लिए हैं जिसका रिवार्ड आज उसे मिल रहा है। तो अगर आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ नहीं है, आप सिर्फ एक कंफर्ट जोन में बैठे रहना चाहते हैं, तो बस आप बैठ के फिर दूसरों को गाली देते रहेंगे। तो ये जो चीज़ है कि 5% लोग बहुत अमीर है, बाकी सब गरीब करके रखा है, हाँ बहुत सारे बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे शायद कुछ इफेक्ट कर सकते हैं कि ये लोग कंपटीशन काटने के लिए आपके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है अपने पावर का इस्तेमाल करके। बट एटलीस्ट एक डिसेंट बहुत अच्छे लेवल तक तो आप अपने इनोवेटिव माइंड के थ्रू आसानी से पहुंच सकते हैं। और उस टाइम पे जब आपके पास पैसे होते हैं ना, तो आप दूसरों का फिर कंप्लेन भी नहीं करते हैं कि ये उसने ये किया, उसने वो खर्चा किया। फिर आप बहुत अपनी लाइफ में हैप्पी रहते हैं और दूसरों से आपका कोई लेना देना होता नहीं है। तो एनीवेज यही कहना था, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करूंगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।